अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल अज़ीज़ हसन है। अच्छा, एक इंडियन सीरीज़ चली थी स्कैम 1992 हर्षित मेहता स्टोरी। ये स्टोरी देखने के बाद मैं भी, आप लोगों में बहुत सारे लोगों ने वो स्टोरी देखी हो, तो मैं इसका ब्रीफ 1-1.5 मिनट में इसका ओवरव्यू दे देता हूँ कि हर्षित मेहता एक गरीब घराने से उसका ताल्लुक़ था और वो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में आते हैं, किसी ब्रोकर के पास काम करते हैं, उनको थोड़ा बहुत काम समझ में आता है, वो फिर खुद अपना अकाउंट खोलते हैं और वो स्टॉक मार्केट में पैसे लगाते हैं। ठीक है, आस्ता आस्ता वो ब्रोकर बन जाते हैं स्टॉक मार्केट के। और वो जो मार्केट प्रैक्टिसेस देखते हैं कि जितने भी ब्रोकर्स हैं वो क्या करते हैं, मनी मार्केट में जो पैसा पड़ा हुआ होता है वो पैसा उठाते हैं। जो पैसा जो है ना वो सर्टेन टाइम पीरियड के लिए उनके पास अवेलेबल होता है और उसको उठा के स्टॉक मार्केट में डंप करते हैं और स्टॉक मार्केट को आर्टिफिशियली उठाते हैं। ठीक है, और वो पैसा 10-15 दिन में रोल करके उससे करोड़ों कमा के फिर वापस वो पैसे बैंक में रख देते थे। बहरहाल ये डिटेल एक कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट के अंदर हर्षित मेहता की आखिर में डेथ हो जाती है। उसको जो ना, यानी पूरे इसके अंदर यही दिखाया जाता है और ये रियल स्टोरी है, इसीलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ कि पूरे इसके अंदर जो है ये दिखाया गया था कि बस पूरा एक गिल्टी या एक पूरा कसूर जो है वो हर्षित मेहता का है। हालांकि सिस्टम में सब ये काम कर रहे थे, इवन उनकी जड़ें जो है ना वो दूर दूर तक थी। ठीक है, यानी पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, सब कुछ इसमें मिले हुए थे। बैंक्स, फॉरेन बैंक्स, इंडिया के लोकल बैंक्स, सब कुछ इस स्कैम में शामिल थे। लेकिन टारगेट सिर्फ एक बंदे को किया गया था, एक बंदे को। और फाइनली उन्होंने जब ये धमकी दी थी सीबीआई वालों को कि भाई देखें, इसके अंदर जो है ना मैं अकेला इन्वॉल्व नहीं हूँ, इसमें जो है ना प्राइम मिनिस्टर तक जो है ना लोग शामिल हैं। तो फिर जो है जब गवर्नमेंट को ये पता लगा तो गवर्नमेंट ने कहा कि इसके ऊपर इतने केस लगाओ, इतने केस लगाओ कि ये एक केस से निकले तो दूसरे केस को निपटे। यानी इतना उसको मेंटल टॉर्चर करो कि ये बंदा जो है ना ज़बान खोलने के काबिल भी ना रहे। और उसके साथ ऐसा ही किया गया। ठीक है, उसके ऊपर टोटल 30 क्रिमिनल केसेस और 600 सिविल केसेस लगाए गए थे। ठीक, हर्षित मेहता जो है उन्होंने अपना 80s में काम शुरू किया था। 1992 में ये स्कैम हुआ था और 2001 में दिसंबर 31 को उनकी डेथ हो गई थी। तो पूरी जो स्टोरी है वो काफ़ी पेनफुल है। ठीक है, उन्होंने सिस्टम के अंदर गड़बड़ की थी, लेकिन सिस्टम में वो अकेला नहीं था, लेकिन पनिशमेंट सिर्फ उस अकेले को मिली। इससे मैं 2-3 चीज़ें आपको जो है बताना चाह रहा हूँ। हमारे पाकिस्तान के अंदर मलिक रियाज हैं, बहुत ही बड़े बिजनेसमैन हैं, मशहूर नाम है। ठीक है, प्रॉपर्टी का बिज़नेस बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन ये स्टोरी देखने के बाद मुझे थोड़ा सा फील होता है या मुझे थोड़ा सा लग रहा होता है कि आजकल मलिक रियाज को बहुत बड़ा टारगेट किया जा रहा है या किया जाता रहा है। मैं उसकी फेवर नहीं कर रहा, मुझे मलिक रियाज से कोई दिलचस्पी नहीं है। ठीक है, मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ। सिस्टम के अंदर जो है सिर्फ एक बंदा गलती नहीं होता, मलिक रियाज की जो है ना पहुँच भी बड़े बड़े लोगों तक है। ठीक है, और ये क्लियर है, मलिक रियाज ने, सबको पता है कि बिलावल हाउस लाहौर में बना के दिया था। ठीक है, और सबको पता है कि जब इंडिया से, सॉरी यूके से जो मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे जो यूके की कोर्ट ने दिए थे वो यहाँ सुप्रीम कोर्ट में मलिक रियाज के अकाउंट में जमा हुए थे। ठीक है, तो और इमरान खान की जो मिसेस हैं उनको जो है ना एक हीरो का हार दिया गया था। तो ये सारे स्कैंडल जो है वो हमारे सामने आ चुके हैं। लेकिन मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि जब हम ये आप स्कैम 1992 देखेंगे तो ये भी कुछ इस तरह की स्टोरी है कि भाई ठीक है, वो अपना बंदा काम कर रहा होता था, लेकिन बाकी साथ में कुछ लोगों को खिला पिला भी रहा होता है ताकि सिस्टम चलता रहे। तो आजकल हम देखते हैं कि भाई मलिक रियाज के ऊपर बड़ी बुराई आई हुई है, लेकिन सिर्फ मलिक रियाज उसमें अकेला नहीं है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, इस सिस्टम में बहुत सारे लोग जो है ना वो शामिल होते हैं, लेकिन टारगेट सिर्फ एक बंदा जो है ना टारगेट किया जाता है और हमारी पूरी कौम जो है ना उस एक बंदे के पीछे पड़ जाती है कि बस ये जो है ना वो बंदा ही फसाद की जड़ है। हालांकि सिस्टम में सैकड़ों और लोग काम कर रहे होते हैं। अभी मलिक रियाज ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये जो है ना वो केस किया था कि भाई आप लोगों ने मेरे ऊपर इतना जुर्माना लगा दिया है। ठीक है, एक और भी तो सोसाइटी है, उनको इतनी सस्ती ज़मीन दी गई है, मुझे इतनी महंगी ज़मीन क्यों दी गई है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला बरकरार रखा है 2019 का।
और जो 65 अरब रुपये जमा हुए हैं उसमें से 30 अरब रुपये सिंध हुकूमत को और 35 अरब रुपये जो है ना वो उन्होंने वफाकी हुकूमत को देने का कहा है। लेकिन मकसद यही है कि चीज़ें जो है ना, सिर्फ एक बंदा सिस्टम में गिल्टी नहीं है, तो सिस्टम एक बंदे को जब टारगेट करता है तो बड़ी तकलीफ़ होती है। अच्छा, अक्सर मैं क्लास में भी बच्चों को बताता रहता हूँ कि करप्शन जो है वो कैपिटल सिस्टम का लिब्रिकेंट है। करप्शन ख़त्म नहीं होगा, ये मेरी बात याद रखिएगा। सिस्टम जो हमारा कैपिटल सिस्टम है इसमें करप्शन ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि ये उसको ऑयल है। यानी करप्शन जो है वो कैपिटल सिस्टम का ऑयल है, ठीक है। जो सरमाएदार होते हैं वो ऐसे पैसे नहीं कमाते, वो टैक्स चोरी करते हैं, वो सिस्टम के अंदर नाजायज़ फ़ायदा लेते हैं, तो लाजमी पर वो जो है ना उसको पे ऑफ भी करते हैं किसी न किसी तरीके से। तो इससे जो है ना करप्शन फ्लोरिश होता है। तो करप्शन ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान के अंदर है। आप ये हर्षद मेहता की मूवी उठा के देख लें और उसका एंड भी देख लें, तो वो एंड में यही कहा है कि ये सिस्टम अभी भी चल रहा है किसी न किसी तरीके से। जो करप्शन करने वाले हैं उन्होंने उसके नए नए तरीके ईजाद कर लिए। ये करप्शन अमेरिका में भी होती है, ये करप्शन दुनिया के हर मुल्क में होती है जहाँ जहाँ कैपिटल सिस्टम जो है ना वो है। कैपिटल सिस्टम के अंदर क्या है, टैक्स चोरी करना, ब्लैक मनी को वाइट मनी करना, ठीक है। उसके अंदर लाजमी बात है आप लोगों को इन्वॉल्व करेंगे तब आप ये काम कर सकेंगे। तो जब तक कैपिटल सिस्टम है करप्शन होती रहेगी, करप्शन ख़त्म नहीं होगी। ये सिस्टम ऐसे ही चलेगा। बस इस सिस्टम के अंदर रहते हुए जो बेहतर हो सकता है, अगर किसी के जहन में है करप्शन ख़त्म हो जाएगी, करप्शन कभी भी ख़त्म नहीं होगी, इस सिस्टम के अंदर कभी भी ख़त्म नहीं होगी। हाँ, कैपिटलिस्ट सिस्टम ख़त्म हो जाए, कोई दूसरा सिस्टम आ जाए इकोनॉमी का, फिर तो समझ में आता है। लेकिन इस सिस्टम के अंदर रहते हुए करप्शन ख़त्म नहीं होगी। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, ये उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।